हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि लास्ट क्लासेज में मैंने बताया था आपको कि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, उसकी एक कंडीशन अपने ने देख ली थी। कौन सी? एक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता कैसे संतुलन की स्थिति प्राप्त करता है। आज उसकी दूसरी कंडीशन कि जब वस्तुओं एक से ज़्यादा हो, एक से अधिक वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता कैसे संतुलन प्राप्त करेगा, वो बात अपने को आज देखनी है। कि वस्तु एक है तब तो कोई बात नहीं, एक वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो, वहाँ पर संतुलन की स्थिति हो जाती है। लेकिन एक से ज़्यादा वस्तुएं अगर हो तो उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसको कितनी मात्रा खरीदनी है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, वही बात आज अपने देखेंगे। अब देखते हैं कि एक से अधिक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे जैसे उपभोक्ता ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा, हर एक अतिरिक्त इकाई से उसे कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो उसके बेस पे अपने एक टेबल बनाते हैं। जैसे उसके पास दो वस्तुओं की विभिन्न इकाइयाँ, एक तो एक्स वस्तु की, एक वाई वस्तु की। जैसे एक्स वस्तु की है 1 2 3 4 5 6 विभिन्न इकाइयाँ खरीदेगा, वाई वस्तु की भी विभिन्न इकाइयों का उपभोग करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। एक्स और वाई वस्तु दोनों की विभिन्न इकाइयाँ लेती है अपने ने। अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे कि एक्स की जो इकाइयाँ हैं उससे किस प्रकार से उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और वाई की जो इकाइयाँ हैं उसका उपभोग करने पर उसे कैसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और उसमें गोसेन का प्रथम नियम हमेशा ध्यान में रखना ही है कि हर बार सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो एम यू एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्स वस्तु की इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वो देखते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया कि पहली इकाई से उसे मिली 20, दूसरी से मिली उसे 18, तीसरी से मिली 16, चौथी से 14, पाँचवीं से 12, छठी से 10। इस प्रकार से उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है एक्स की विभिन्न इकाइयों से। अब वस्तु वाई की इकाइयों से भी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी उपभोक्ता को, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि किस प्रकार प्राप्त होती है, अपने खुद की तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर लो। जैसे इसमें मैंने कर दिया, इससे हो रही है 40, इससे हो रही है 36, इससे हो रही है 32, इससे हो रही है 28, इससे प्राप्त हो रही है 24 और इससे प्राप्त हो रही है 20। अभी तक आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं है जिनके आधार पर आप बता सको कि उपभोक्ता एक्स की कितनी इकाइयों का उपभोग करके संतुलन की स्थिति में होगा और वाई की कितनी इकाइयों का उपभोग करके संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए अपने पास एक चीज़ और होनी जरूरी है, वो क्या? एक्स वस्तु की कीमत, जिसे अपने किससे शो करते हैं? पी एक्स। जैसे अपने ने एज्यूम कर ली कि एक्स की कीमत है 2 रुपये और वाई वस्तु की कीमत जिसे पी वाई से शो कर देंगे, अपने ने एज्यूम कर ली कि इसकी कीमत 4 रुपये है। अब अपने पास इसकी कीमत भी आ गई, एक्स वस्तु की कीमत भी आ गई और वाई वस्तु की कीमत भी आ गई। अब देखते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ये भी अपनी खुद की तरफ से कुछ मान लेते हैं। जैसे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी है वो अपनी तरफ से मान लेते हैं। ये मान ली अपने ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जैसे 4 है। अब आपको पूछा जाएगा कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहाँ पर प्राप्त करेगा, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स में देखेंगे और इसके लिए गोसेन ने जो फॉर्मूला दिया था वो लिख देते हैं। गोसेन ने एक से अधिक वस्तुओं की स्थिति में जो संतुलन की शर्त है वो क्या बताई थी? आपने देखा था एक वस्तु की स्थिति में क्या था? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम। और अगर एक से ज़्यादा वस्तु है तो उसको भी शामिल कर लो, एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब कर देंगे एम यू एम के इक्वल इसे। कहने का मतलब जितनी वस्तुएं हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनकी अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के समान होगी वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो अब अपने देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि एक्स वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग करने पर उसे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर वस्तु से सीमांत उपयोग। तो एक्स की पहली इकाई से देखते हैं, एक्स की पहली इकाई का उपभोग कर रहा है, उसे कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है? 20। उसे कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है? जैसे 20। और एक्स की कीमत कितनी है? 2। इसका मतलब कितना आएगा? 10। उसे कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है? एक्स की पहली इकाई से 10। और जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 4। इसका मतलब वो अगर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो उसे 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जबकि 1 रुपये की वैल्यू उसके लिए कितनी थी? 4 यूटिल्स। इसका मतलब उसका फायदा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने पहले ही बताया था कि वो क्या करेगा? उपभोग की मात्रा बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। कहाँ तक बढ़ाता जाएगा?
जब तक कि उसे वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर नहीं हो जाती। तो अपने देखेंगे दूसरी वस्तु x की दूसरी इकाई, दूसरी इकाई पे देखते हैं। दूसरी इकाई का उपभोग किया, कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई? 18। इसका मतलब 18 उसकी सीमांत उपयोगिता हो गई और प्राइस कितना है इसका? 2। अब उसे कितने यूटिल मिलेगी 1 रुपये में संतुष्टि? 9 यूटिल्स। अभी भी आप देख सकते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से उसे उस वस्तु की इकाई से ज़्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं रुकेगा और आगे बढ़ेंगे। तीसरे पे भी ज़्यादा मिल रहा है, चौथे पे भी देख लो आप ज़्यादा है, पाँचवें पे देख लो कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है? 12, जबकि कीमत कितनी है? 2। इसका मतलब 6 यूटिल सेटिस्फैक्शन उसे मिल रही है। छठी यूनिट के उपभोग पे देखो आप कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है? 10, जबकि प्राइस कितनी है? 2। इसका मतलब 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एक और यूनिट बढ़ा देते हैं, 7वीं यूनिट, ये मान लेते हैं इससे कितनी संतुष्टि मिली? 8। अब देखते हैं 7 यूनिट के उपभोग पे उसे सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है? 2। और वस्तु की कीमत कितनी है? वस्तु की कीमत है 2 और सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है? 7वीं यूनिट के उपभोग पर उसे कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है? 8, जबकि वस्तु की कीमत कितनी है? 4। इसका मतलब अगर यहाँ पर वो 1 रुपया खर्च कर रहा है 7वीं यूनिट पे, तो उसे कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है? 4 यूटिल, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 4 यूटिल्स। इसका मतलब x वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग करेगा? उपभोक्ता 7 इकाइयों का उपभोग करेगा। क्यों? क्योंकि 7वीं इकाई पर उसे 1 रुपया खर्च करने पर 4 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होती है और इसके साथ ही मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी कितनी है? 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 4। इसका मतलब 7वीं इकाई के उपभोग पर x वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के समान है। इसका मतलब x की कितनी इकाइयाँ हो गई? 7। ये तो फाइनल हो गई कि x की वो 7 इकाइयाँ खरीदेगा। अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना y की कितनी इकाइयों का वो उपभोग करेगा, क्योंकि एक से अधिक वस्तुओं की स्थिति में सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के समान होनी आवश्यक होती है। इसलिए y में भी अपने को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर उसे सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के समान प्राप्त हो रही है। और सीमांत उपयोगिता आप किसकी देखोगे? 1 रुपया खर्च करने पर उस वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है। क्यों देखते हैं 1 रुपये के लिए? क्योंकि अपने पास जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती है वो केवल 1 रुपये की होती है, इसलिए देखना पड़ता है। अब y की देखते हैं। y की पहली यूनिट का कंजप्शन किया, कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई? 40। उसकी प्राइस क्या है? 4। इसका मतलब कितने यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल गई उसे? 10। ये किससे ज़्यादा है? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आपने ने कितनी मानी है? 4। जबकि 1 यूनिट का उपभोग करेगा तो उपभोक्ता को 1 रुपये से 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रही है और 1 रुपये की उसके लिए सेटिस्फैक्शन क्या थी? 4। इसका मतलब उसका फ़ायदा हो रहा है और जब भी उपभोक्ता को अपना फ़ायदा दिखेगा वो उपभोग को बढ़ाएगा। दूसरी यूनिट का उपभोग करेगा, कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है? 36। और प्राइस क्या है वस्तु की? 4। इसका मतलब यहाँ पर कितनी यूटिल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगी 1 रुपया खर्च करके? 9। तीसरी पे देखते हैं, कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उपभोक्ता को? 32। और कीमत क्या है? 4। इसका मतलब अभी भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा प्राप्त हो रही है। छठी इकाई पे देख लो अब सीधा, क्योंकि इन सब में तो ज़्यादा ही प्राप्त हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। छठी इकाई पे देखो आप, कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसे? 24। और वस्तु की कीमत कितनी है? 4 रुपये। इसका मतलब यहाँ भी जो उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा है और जब तक ये ज़्यादा रहेगी तब तक उपभोग को बढ़ाता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं इकाई के उपभोग पर। जैसे अपने मान लेते हैं 7वीं इकाई के उपभोग पर उसे कितनी प्राप्त हुई? 16 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। किसकी 7वीं इकाई के उपभोग पर? y की 7वीं इकाई के उपभोग पर। कीमत कितनी है? 4। सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है? 16। इसका मतलब 1 रुपया खर्च करने पर कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी? 4। अब आप देखिए कि यहाँ पर y की 7वीं इकाई का उपभोग करने पर उसे कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है? 1 रुपये से 4। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 4। इसका मतलब जब उपभोक्ता x की 7 इकाइयाँ और y की भी 7 इकाइयाँ खरीदेगा तब उसे 1 रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के समान प्राप्त होगी। इसलिए ये कंडीशन कहाँ पर सेटिस्फाई होगी? जहाँ पर उपभोक्ता x और y दोनों की ही 7-7 इकाइयों का उपभोग करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों की हमेशा 7 इकाइयों के उपभोग पर ये स्तर समान आए। कहीं भी हो सकता है कि इसकी 3 इकाइयों पे भी हो जाए, वो तो कीमत पे डिपेंड करता है।
और सीमांत उपयोगिता पे डिपेंड करता है। बाकी ये जरूरी नहीं है कि दोनों की समान इकाइयों का ही उपभोग किया जाएगा, अलग अलग भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, कुछ नहीं पता। वो तो डिपेंड किस पे करेगा, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु की जो कीमत है उस पर डिपेंड करता है। ये है अपने एक वस्तु से अधिक वस्तुओं की स्थिति में कैसे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है उसकी बात। अब देखते हैं कि जैसे अपने ने पढ़ा था कि गोसेन के प्रथम नियम की कुछ मान्यताएं थी, कुछ महत्व थे, तो ये गोसेन का द्वितीय नियम है, इसकी भी कुछ मान्यताएं होंगी, कुछ महत्व होंगे और कुछ कमियां होंगी, वो देख लेते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मान्यताएं गोसेन के प्रथम नियम की थी वो सभी मान्यताएं गोसेन के द्वितीय नियम की यानी समसीमांत उपयोगिता नियम की भी होगी, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ही आप सबको समझा दी थी। इसका मतलब ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। जो मान्यताएं आपने इससे पहले वाले नियम में मानी थी वही मान्यताएं आपको क्या माननी है इसी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले पढ़ लिया, जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाला वीडियो देख लिया है उनको वापस मान्यताएं इसकी देखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों की मान्यताएं समान है। अब आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर समान कैसे, तो आप एक बात सोचो कि गोसेन का जो द्वितीय नियम है वो किससे बना है, प्रथम नियम पर आधारित नहीं है क्या गोसेन का द्वितीय नियम? इसका मतलब प्रथम नियम इसमें लागू हो रहा है तो प्रथम नियम वाली मान्यताएं भी तो इसमें माननी पड़ेगी ना। अगर प्रथम नियम वाली मान्यताएं नहीं है तो प्रथम नियम कहाँ से लागू होगा, और जब प्रथम नियम लागू नहीं होगा तो गोसेन का द्वितीय नियम भी लागू नहीं हो सकता। तो वो सभी मान्यताएं जो प्रथम नियम की है वही द्वितीय की मान्यताएं। ये तो हो गई बात मान्यताओं की। अब देखते हैं इनके महत्व के बारे में। गोसेन के प्रथम नियम में मैंने कुछ महत्व बताए थे आपको, जैसे कि सरकार को हेल्प मिलती है, उत्पादक को, उपभोक्ता को। तो इसमें एक बात स्पष्ट दिख रही है कि उपभोक्ता के लिए क्या बेनिफिट है इसका, कि उपभोक्ता को ये पता चल जाएगा मेरे को वस्तु की कितनी मात्रा खरीदनी है। ये बात अपने ने प्रथम नियम में भी देखी। इस नियम के आधार पर मांग के नियम की व्युत्पत्ति होती है, जो कि इससे पहले वाले नियम के आधार पर भी हो रही थी। इसका मतलब दोनों नियम मिलकर मांग के नियम को डिराइव करते हैं। कैसे? मैंने जैसे जैसे बताया था कि कीमत बढ़ा दी तो उपभोक्ता को मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी 1 रुपये से, और जब सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी तो उसको बढ़ाने के लिए उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु की इकाइयों में कमी करेगा। इकाइयों में कमी करने का मतलब उपभोक्ता कम मात्रा खरीदेगा, जब कम खरीदेगा इसका मतलब मांग कम हो गई। तो साफ है ये बात कि जब कीमत बढ़ रही है तब उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए मात्रा में कमी करेगा, और जब कीमत घट रही है तो उसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर देगा। इसी प्रकार उत्पादक भी अपने जो उत्पादन के साधन है उनमें संतुलन स्थापित करने के लिए इस नियम को काम में ले सकते हैं। गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तब इन्हीं नियमों के आधार पर टैक्स लगाती है, ये बात भी मैंने बता दी थी। बस उस नियम का एक महत्व इसमें इंक्लूड नहीं करना है, कौन सा वाला, जो उसका एक्सेप्शन भी था, कौन सा, वाटर डायमंड पैराडॉक्स वाला। इसके आधार पर वाटर डायमंड पैराडॉक्स की उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि उस नियम के आधार पे हो रही थी। बाकी वो सारे के सारे महत्व जो इससे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताए थे, मतलब गोसेन के प्रथम नियम के जो महत्व बताए थे वो सारे के सारे इसी के महत्व है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस में कौन कौन सी लिमिटेशंस हो जाएगी, वो सारी लिमिटेशन जो प्रथम नियम की थी वो सारी की सारी द्वितीय नियम में हो जाएगी। जैसे कि उपभोक्ता को विवेकशील माना था, और अपने क्या बता देंगे कि रियल लाइफ में उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता। विवेकशील का मतलब भी बताया था मैंने कि उपभोक्ता सोच समझकर वस्तुओं का उपभोग करता है, उसे हर एक वस्तु के बारे में पता है कि इस वस्तु का उपभोग करेगा तो उसे कितनी संतुष्टि मिलेगी, अगर कीमत बढ़ेगी तो किस प्रकार उपभोग करना है, कीमत घटेगी तो किस प्रकार उपभोग करना है, ये सब बातों की जानकारी उपभोक्ता को होती है। ऐसा मानकर चले थे, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो उस नियम की भी कमी थी ये, और इस नियम की भी कमी है। इसके अलावा ये माना था कि उपभोग सतत रहता है, जबकि रियल लाइफ में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा समय अंतराल के बाद में खरीदते हो, तो उन सभी चीज़ों पर ये नियम लागू नहीं हो सकता। ये इसकी भी कमी है, उसकी भी कमी है। कहने का मतलब वो सारी कमियां जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी गोसेन के प्रथम नियम की, वो सारी की सारी कमियां इस नियम में भी है। लेकिन एक बात याद रखना, गोसेन के जो दोनों नियम है वो किस पर आधारित है, वो दोनों के दोनों कार्डिनल अप्रोच पे आधारित है। मैंने यूटिलिटी की 2 अप्रोच बताई थी, कार्डिनल, ऑर्डिनल। और कार्डिनल में क्या बोला था कि यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है। तो अपने देखो यूटिल्स में मेजर कर रखी है अपने ने यूटिलिटी, इसका मतलब ये किस अप्रोच पे बेस्ड है, ये फर्स्ट और सेकंड लो गोसेन का, दोनों के दोनों कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है। तो ये हो गए अपने गोसेन के प्रथम और द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि
उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करता है, तो उसके लिए दो वस्तुओं की स्थिति में ये कंडीशन है, एक वस्तु की स्थिति में होगी तो आप अलग बता सकते हो, केवल MUX/PX इज इक्वल्स टू MUM, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। इसका मतलब अपने गॉसेन के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्डिनल अप्रोच के बेस पे उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है, तब भी आप क्या बताओगे, समसीमांत उपयोगिता नियम यानी गॉसेन का द्वितीय नियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला और दूसरा दोनों नियम समझा होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट्स है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।